है, जिन्होंने अपने जीवन का पल पल और सर्वस्व इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। उन्हीं में से एक थे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री, हिंदुस्तान के बिस्मार्क कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग आपको दिखाएंगे उस महापुरुष की कहानी कि कैसे एक व्यक्ति वल्लभ भाई से सरदार पटेल बने और उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलू और रोचक दास्तान। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह शोरान। ये सन 1875 के 10वें महीने का आखिरी दिन था। गुलाम भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात के बेहद प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर से करीब 400 किलोमीटर दूर खेद के गांव नाडियाड में एक और खुशी का मौका पहुंचा। नए साल की शुरुआत के ठीक अगले ही दिन मेहनती किसान झावेर भाई पटेल के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम वल्लभ रखा गया, वल्लभ भाई जावर भाई पटेल। वल्लभ बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे, लेकिन शिक्षा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्राथमिक शिक्षा अपने गांव करमसद से पूरी करने के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए पेटलाद के स्कूल में भर्ती हो गए। 1897 में 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा नाडियाड के माध्यमिक स्कूल से पास की। इसके बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और गोधरा में वकालत शुरू कर दिया। 1902 में वो बोरसद में वकालत करने लगे, जहां वे फौजदारी मुकदमे में काफी कामयाब हुए, जिसके कारण वल्लभ भाई की अच्छी खासी शोहरत हो गई। सरदार पटेल मध्य वर्गीय किसान और पटीदार परिवार से आते थे। इनका लालन पालन, इनका सोशलाइजेशन बहुत ही लिबरल और सेकुलर धर्मनिरपेक्ष एनवायरनमेंट में इनका हुआ और इसलिए इनकी सोच भी बहुत ही वृहद थी। 1893 में 18 साल की उम्र में वल्लभ भाई का विवाह झावेरबा से हुआ। बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए वल्लभ भाई पटेल जुलाई 1910 में इंग्लैंड चले गए। वहां मिडिल टेम्पल में लॉ की पढ़ाई में दाखिला ले लिया। वहां कॉलेज में उन्होंने टॉप किया। 1913 में पटेल भारत वापस लौट आए और जल्द ही देश के नामचीन क्रिमिनल लॉयर बन गए। वल्लभ भाई अपने काम के साथ साथ सामाजिक कामों में भी आगे रहते। नशा, छुआछूत और महिलाओं के प्रति अत्याचार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। इन्होंने ज्योति संघ आश्रम लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित था अहमदाबाद में, और वहां पे 1935 में कहते हैं कि मृदुला साराभाई जैसी नेता और महिलाएं अगर देश में हो तो बहुत कुछ सुधार औरतों की स्थिति में आएगा। और मृदुला साराभाई भी समाजवादी सोच की नेता थी। तो ये इनके खुलेपन का, इनके डेमोक्रेटिक वैल्यूज का बहुत बड़ा उदाहरण है। आजादी के आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान खेड़ा आंदोलन में हुआ। ये सरदार पटेल की पहली बड़ी सफलता थी। उसके बाद सरदार एक के बाद एक आंदोलन और सत्याग्रह करते रहे। 1922 में बोरसद में सत्याग्रह में उन्होंने हदिया कर को खत्म कराया। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ। इसके बाद पटेल का नाम पूरे देश में फैल गया। यही वो आंदोलन था जिसके बाद वल्लभ भाई सदा के लिए सरदार हो गए। वल्लभ भाई पटेल को बारदोली के लोगों ने सरदार की उपाधि से नवाजा, जो आगे चलकर इनकी पहचान बन गई। बारदोली आंदोलन जो सच्चे रूप से, सब इतिहासकार मानते हैं, सच्चे रूप से गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित था, वो बारदोली आंदोलन था और जिसकी को सफलता पूर्वक सरदार पटेल ने ऑर्गेनाइज किया। सरदार पटेल का पूरा व्यक्तित्व, उसमें 3 आयाम जो है, एक दृढ़ता है, एक दूरदर्शिता है
और एक देश प्रेम है। इस आईने में अगर आप सरदार को देखेंगे तो उनके जीवन का आप आकलन कर पाएंगे। शुरुआत से ही गुजरात के रहने वाले, लंदन से वकालत करके लौटे 6 साल उम्र में बड़े मोहनदास करमचंद गांधी की अहिंसा की नीति ने वल्लभ भाई पटेल को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। इसके बाद वो आजादी के सभी प्रमुख आंदोलनों में शिरकत करने लगे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद तो हुआ, लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई थी। उस वक्त देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती 550 से ज्यादा देशी रियासतों को भारत में मिलाना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता और सूझबूझ से बिना किसी खून खराबे के देशी रियासतों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाध्य किया और 560 रियासतें भारत में आ मिली। सरदार वल्लभ भाई पटेल शुरुआती दिनों में राजनीति में अधिक रुचि नहीं लेते थे। एक वक्त पर गांधी जी के विचार से भी वो अधिक प्रभावित नहीं थे, लेकिन उनके जीवन में निर्णायक मोड़ भी गांधी के चलते ही आया। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में पटेल ने बेहद अहम भूमिका निभाई। सरदार पटेल ने साल 1917 में अहमदाबाद में सफाई कमिश्नर का चुनाव जीता। इसके बाद स्थानीय निकाय के मुद्दों पर अंग्रेजों से लगातार उनकी बहस होती रही। कई मामलों पर वो अंग्रेजी नियमों के खिलाफ भी रहे और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई, लेकिन इसके बावजूद सक्रिय राजनीति या फिर आजादी की लड़ाई में उन्होंने उस समय तक बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। लेकिन अक्टूबर 1917 में ही उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और इसके बाद पटेल का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। वो न केवल आजादी की लड़ाई में कूद पड़े, बल्कि उन्होंने कई मौकों पर इसमें बेहद अहम भूमिका भी निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गुजरात इकाई में उन्हें सचिव चुना गया। वो महात्मा गांधी के स्वराज के प्रचार में जुट गए। अगले ही साल उनकी अगुवाई में खेड़ा के किसानों का ऐतिहासिक सत्याग्रह शुरू हुआ। सरदार पटेल ने किसानों से कहा कि वे अंग्रेजों को लगान न दें। यह वही दौर था जब देश में आजादी की लड़ाई का विचार एक नई अंगड़ाई ले रहा था। इसी समय महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जान से इसे सफल बनाने में जुट गए। उन्होंने भी लंदन की पढ़ाई और वकील का पेशा होने के बावजूद अपनी पश्चिमी पोशाक को उतार फेंका और हमेशा के लिए खादी को अपना लिया। सरदार पटेल के प्रयासों से महात्मा गांधी के सभी आंदोलनों में अनेक वर्गों ने, विशेषकर किसानों ने मिलजुल कर और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जो खासतौर से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930s में शुरू हुआ था और जिसमें रचनात्मक कार्यों के साथ साथ अहिंसक तरीकों से महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन का आगाज किया था। इस आंदोलन में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने में। चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया, तो कांग्रेस के भीतर भी कई नेताओं ने गांधी की आलोचना की। इन नेताओं ने गांधी जी के फैसले को गलत राजनीतिक निर्णय बताया, लेकिन पटेल गांधी के फैसले के पक्ष में चट्टान की तरह खड़े रहे। उस वक्त तक सरदार गुजरात के साथ साथ पूरे देश में मशहूर हो चुके थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटेल की सक्रियता और बढ़ गई। देश में घूम घूम कर वो लोगों को इस आंदोलन से जुड़ने की अपील करने लगे। अंग्रेजों की नजर में एक बार फिर वो चुभने लगे। कुछ ही दिनों बाद अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अहमदनगर के किले में उन्हें बंदी बनाकर रखा गया। 3 साल बाद 1945 में कई कांग्रेसी नेताओं के साथ उन्हें भी रिहा कर दिया गया। लेकिन तब तक अंग्रेजों की नींव हिल चुकी थी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और अंग्रेज पस्त थे। ऊपर से देश में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे तेज तर्रार नेताओं ने अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी थी। देश जाग चुका था और आर पार की लड़ाई लड़ने को सब तैयार थे। अंग्रेजों को यह समझ में आ चुका था।
2 साल बाद 1947 में अंग्रेजों ने भारत की आजादी को स्वीकार किया और मुल्क छोड़कर चले गए। आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी भारत को एक रखने की। पाकिस्तान अलग देश बन चुका था। देशी रियासतों के पास विकल्प था कि वो भारत या पाकिस्तान में से किसी एक का साथ चुने या फिर दोनों से अलग रहें। देशी राजाओं को मनाने और भारत को साथ लाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ, लेकिन यह आजादी बिना शर्त नहीं मिली थी। देश को बंटवारे का जहर पीना पड़ा। 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। विभाजन के नियम अंग्रेजों ने तय किए। अंग्रेज प्रशासित राज्य दोनों देशों के बीच मजहबी आधार पर बांटे गए। बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं हुआ था, आबादी भी धार्मिक आधार पर बंट रही थी। देश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था, लेकिन असली मसला देशी रियासतों का था। आजादी के समय देश में कुल 565 रियासतें थीं। माउंटबेटन प्लान के तहत राजा और रजवाड़ों को दोनों देशों में से किसी एक को चुनने या अलग रहने का विकल्प था। बतौर गृह मंत्री सरदार पटेल पर लोगों की सुरक्षा और देश को एक रखने की दोहरी जिम्मेदारी थी। कुछ महाराजा जागरूक और देशभक्त थे, लेकिन उनमें कई ऐसे भी थे जो अंग्रेजों के जाने के बाद स्वतंत्र शासक बनने का ख्वाब देख रहे थे। सरदार पटेल ने राजाओं और नवाबों से देशभक्ति की